Hello and a very warm welcome to LWS. I'm Seerat Toon. I hope आपको हमारे ये जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होगी. आज मैं आपके लिए अनदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ सागर डॉक्ट्रिन. मेरे कई वीडियोस में जो मैंने पहले बनाए हैं उसमें इस चीज़ का मेंशन हुआ है. दैट इज़ व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन सागर डॉक्ट्रिन. ओके, सो सागर डॉक्ट्रिन होती क्या चीज़ है? इट इज एन एक्रोनिम दैट जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. दिस वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर Modi in 2015. Kab? In 2015, by Prime Minister Modi, he launched this during his visit to Mauritius and Seychelles. During his visit to Seychelles, और ये विजिट भी अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक विजिट थी, बिकॉज इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट ऑफ द 32 जो एक नेटवर्क हमने बनाना था मॉरिशस और सेशल्स में, नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम्स, तो उसका फर्स्ट पार्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में इनॉग्रेट किया था. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर CSR या कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स, इसको इनॉग्रेट किया था एट सेशल. एंड दैट इज व्हाई नाउ दिस वाज बिल्ड बाय इंडिया एंड दिस वाज अगेन अ पार्ट ऑफ द सागर डॉक्ट्रिन ओनली. ठीक है, तो सागर डॉक्ट्रिन है क्या? नो, सागर डॉक्ट्रिन बेसिकली इज एन एक्सक्लूसिव फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन. एक्सक्लूसिव क्या है? फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया विच इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इंडियन ओशन region. You have to remember that. हमारी फॉरेन पॉलिसीज का वो एक्सक्लूसिव डॉक्ट्रिन है जो इंडियन ओशन रीजन पे फोकस करता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. एंड इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में, व्हेन ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉरिशियस एंड सेशल्स, जब उन्होंने, ये एक हिस्टोरिक चीज़ थी, इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया. ठीक है, now India has always been pushing for more surveillance, network of surveillance systems in this region. क्यों? क्योंकि it wants to enhance more intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities in this particular region. इस वजह से भी India is pushing for such initiatives in these nations. Mauritius हो गया, Maldives हो गया, Seychelles हो गया. इस region में India अपनी capabilities in terms of surveillance and intelligence बढ़ा रहा है. ठीक है, प्राइमरी एम क्या है? Why is India doing that? इंडिया ये क्यों करना चाहता है? Because India envisions itself as the leader of Indian Ocean region. इंडिया अपने आप को envision करता है कि it will emerge as a leader of Indian Ocean region and it will provide security and growth for all the nations of Indian Ocean region. So ये हमारा main aim है. ठीक है, it wants to emerge as a net security provider. Net security provider for all the countries in the region. So this is the aim of India which it is trying to pursue. So now we want to see that what is the background. इस चीज़ का background क्या है? Why is it so important? Now you have to understand that Indian Ocean जो region है, इसको strategic background ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ठीक है, इट इज नोन एज
strategic background of India. Just remember this. Why? Because it has been very important for us strategically. It still is and it will be in future. Now, strategic background of India, and India इस region का हमेशा से ही एक predominant हिस्सा रहा है, predominant player रहा है या predominant nation रहा है of Indian Ocean region. Not just of today, but also historically. During पहले भी historically भी our traders from the west coast, from Gujarat या other parts of the Malabar coast used to trade with countries in the Gulf. That is West Asia and East Asia. इनके साथ हमारे ट्रेडर्स शुरू से ट्रेडिंग करते थे. Even we had some Arab traders coming to the western coast of India to conduct trade. अब जब ये लोग इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कोस्टल रीजन्स पे आते थे for conducting trade, so they did not just have economic exchange of goods and services. हमारी कल्चरल आइडियोलॉजीज भी एक्सचेंज होती थी. हमारी कल्चरल आइडियोलॉजीज भी एक्सचेंज होती थी ड्यूरिंग सच विजिट्स या ड्यूरिंग दिस ट्रेड. फिर इवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोलास एंड पल्लवास, ये जो दो किंगडम से डायनेस्टी से इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था या इन्फ्लुएंस था इन साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया primarily Indonesia and Singapore. Yes, primarily Indonesia and Singapore. So even in modern times, Indian Ocean is very important for India. I've already said it is known as the strategic background of India, and India still wants to establish its dominance in the region, specifically on security and economic patterns या economic fronts. So इन दोनों fronts पे इंडिया अपनी dominance आज भी Indian Ocean region में बनाना चाहता है. ठीक है. So this is one of the basic aims या importance of Sagar Doctrine. Sagar Doctrine इसलिए हमारे लिए बहुत important है because we want to establish our strategic influence in the Indian Ocean region in terms of security and economic dominance in this region. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर्स लंबी कोस्ट लाइन है. 2 स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. टू बी प्रिसाइज 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है. ठीक है. तो इस सब चीज़ को हम इकोनॉमिकली लेवरेज करना चाहते हैं, हार्नेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. ठीक है. अब देखते हैं इसके कुछ पेरिफेरल्स क्या हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पेरिफेरल्स ऑफ सागर डॉक्ट्रिन. सो फर्स्ट पेरिफेरल ऑफ सागर डॉक्ट्रिन जो आप अभी तक समझ पाए होंगे वो है सिक्योरिटी. ठीक है. सिक्योरिटी में भी चीफली मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स एंड ऑल द नेशंस जो इंडियन ओशन रीजन में फॉल करते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय वेरियस मीन्स एंड उनको उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन टू दोज नेशंस. ठीक है. ये चीज़ हमारा प्राइमरी एम है ऑफ सागर डॉक्ट्रिन. तो आप देखोगे कि हम काफ़ी ये जो इंडियन ओशन नेशंस हैं लाइक वी हैव मॉलडीव्स, लाइक वी हैव मॉरिशस, देन वी हैव सेशल्स, हम इनको बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड भी देते हैं, इनको इक्विपमेंट भी देते हैं एंड देन वी ऑल्सो प्रोवाइड सर्वेलेंस फैसिलिटीज लाइक वी हैव CSR एंड अदर हेल्प वी डू टू दीज नेशंस टू प्रोटेक्ट देयर मैरीटाइम इंटरेस्ट. ओके. सेकेंड is capacity building. Capacity building again for ensuring security, cooperation on security and economic lines.
इन लाइंस में कोऑपरेशन स्मूथ हो, इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग. देन collective action. Collective action against what? Collective action against all the threats that are present in the Indian Ocean region. अब कौन कौन से threats हैं? जैसे piracy है, Gulf of Aden, Somalia, pirates, we all know, piracy है, फिर trafficking है, human trafficking है, terrorism है, Al-Shabaab जो एक terrorist group in Somalia है, they are very well linked to Al-Qaeda. So, protecting our national frontiers and interests or our maritime frontiers from such, antisocial elements. So that is another aim of Sagar Doctrine. And also, apart from this human threats, we also have natural disasters. This region is very prone to natural disasters like tsunamis, then various cyclones. तो उस रीजन में भी HADR प्रोवाइड करना, humanitarian assistance and disaster relief, so that is another part of Sagar Doctrine. ठीक है. एंड इवन ड्यूरिंग कोविड सागर मिशन 1, सागर मिशन 2 लॉन्च हुआ था, जिसमें इंडिया प्रोवाइडेड मेडिकल एड एंड असिस्टेंस टू दीज नेशंस, इंडियन ओशन रीजन के जो नेशंस हैं, एंड वी ऑल्सो हेल्प देम, वी प्रोवाइडेड फ्री वैक्सीन्स टू देम सो दैट वो अपने कंट्री में से ये कोविड एलिमिनेट कर सके, अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सके. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग अंडर द एजेस ऑफ सागर डॉक्ट्रिन. आपको ये याद रखना है, ठीक है. एंड इवन श्रीलंका में ले लो, फिर मॉलडीव्स में ले लो, यहाँ पे रेडिकलिज्म बढ़ रहा है. सो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑल दीज नेशंस, ठीक है. देन वी हैव अपार्ट फ्रॉम दैट all these things, apart from these things, we also promote sustainable development. Sustainable development में क्या जाता है? Taking up all those infrastructure projects, different projects that are sustainable in character and will hold good for a long time. ठीक है, will not do any harm to the economy, is good for the climate and environment. ठीक है, so sustainable development projects भी हम इसके अंडर लेते हैं. देन फाइनली आई कैन राइट कोऑपरेशन. कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल टाइज बिल्ड करनी इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है. फिर हम कह सकते हैं लाइक एंड ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द सी, लाइक वी हैव UN क्लॉज, इसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है. पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपस में नेशंस का, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करना, पीसफुल डिस्प्यूट. तो ये सब भी हिस्सा है सागर डॉक्ट्रिन का, ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस. अब अगर हम देखते हैं ये तो पेरिफेरल्स थे, इन पेरिफेरल्स पे सागर डॉक्ट्रिन वर्क करता है, तो इसका बेसिक यूज क्या है? हमें सबसे जरूरी यूज या प्रिडोमिनेंट या द फोरमोस्ट यूज ऑफ सागर डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया इज टू एस्टैब्लिश its influence in the Indian Ocean region, is to establish its influence in the Indian Ocean region. Second use is to counter the growth of China or the influence of China in the region, because China ने last 15 years में अपनी naval presence in Indian Ocean region बहुत बढ़ा दी है. We have heard of the string of pearls policy of China. तो उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया को सागर डॉक्ट्रिन को बहुत प्रोएक्टिवली फॉलो करना पड़ रहा है. थर्ड इज टू लेवरेज ब्लू इकोनॉमी वाया इट्स ब्लू डिप्लोमेसी, टू लेवरेज ब्लू इकोनॉमी. Now blue economy क्या होती है? For example, we are trying to tap into the resources of oceans. We are trying to use ocean energy, then deep sea mining, marine biotechnology. In सबको we are trying to leverage via the Sagar Doctrine. अब ये इतनी important क्यों है? Why is blue economy so important? You have to understand that oceans, they provide a very they're a broad source of food and livelihood to a large population of the world. They are a source of food and livelihood for a large population of the world, and they also support almost 80% of global trade.
almost 80% of global trade by providing a medium of transport. 80% of global trade, I hope you understand, it is a huge amount. Secondly, they provide 32% global supply of hydrocarbons. ठीक है, oceans are जो seabed है, they are a source of 32% global supply of hydrocarbons वहाँ से आता है. फिर seabed is important for various ocean resources, वो भी वहाँ से हम leverage कर सकते हैं, right? From mining of seabed to bioprospecting. Then we can also use of blue energy like tidal energy, wave energy, इन सबको भी हम use कर सकते हैं. So you can understand the amount of potential या कितनी सारी opportunities lie करती है oceans में, जिसकी वजह से India is trying to push Sagar Doctrine proactively in the region to establish its dominance and to leverage all this for our economic interests, right? So you need to understand that जो experts हैं, international experts हैं, वो भी कहते हैं that Sagar Doctrine is a part of a proactive foreign policy approach of Modi government. What is it? It is a proactive foreign policy approach of our government. Then it is a strategic move. It is a highly strategic move to boost our national interests. To boost our national interest. Finally, it is an integral part of our neighborhood first policy. It is an integral part of our neighborhood first policy, which is an important policy where we prefer making bilateral and trilateral and other relations with the Indian neighbors. And also it is very important to emphasize the role of IOARA, Indian Ocean Rim Association. It has emphasized, Sagar Doctrine has emphasized the role of IORA as a key facilitator of trade and fisheries management in the region. Do you understand? So it has already helped us to foster our existing ties and existing policies or existing projects in the region. So that is why it will be very helpful to make India as a net security provider in the region. To make India as a net security provider in the region, right? Apart from that, इसकी कुछ weaknesses हैं, which are not many, but these weaknesses primarily come from our lack of capacity to support the peripherals and to support the initiatives of Sagar Doctrine, या फिर our lack of execution in many such respects to make it a success. ठीक है, तो ये कुछ weaknesses हैं of Sagar Doctrine. अब अगर हम देखना चाहें Sagar Doctrine in action, Sagar Doctrine in action. So let me take the example of Sri Lanka. अब श्रीलंका हम जानते हैं it is a very important nation. Why? Because it lies at the heart of Indian Ocean. ठीक है, ये इंडियन ओशन के सेंटर या हार्ट में लाई करता है. ठीक है, it has excellent port facilities and it is also said to connect the west with the east. So that is why Sri Lanka is very important. Now both India and China, आप ये देखो, both India and China, they are fighting for influence in the country. They are both fighting for their influence in the country. ये काफ़ी देर से चलता आ रहा है. चाइना ने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स श्रीलंका में स्टार्ट किए हैं या ख़त्म किए हैं, लाइक हैम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट.
फिर there is Hanbantota Port Project, Matala Air Base. Then there is Colombo Airport, which is a very important airport. इसका जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको चाइना हैज ऑलरेडी developed. Apart from that, there are many other projects, infrastructure projects, जिसमें China has invested humongously in the country just to increase its sphere of influence in Sri Lanka and also in the Indian Ocean region. अब India is also trying, it has also become quite active on this respect, and India is also trying to rebuild northern and eastern parts of Sri Lanka that was devastated during a civil war between Tamil minorities and Sinhalese Buddhists. So इस region को India is trying to redevelop for Sri Lanka. It is also trying to build some important strategic ports for Sri Lanka, like we have taken Kanke Santurai port. Then we are also trying to build Palali airport, air base, Palali air base. Then we are also trying to build this जैसे इन्होंने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो एयरपोर्ट. We have already won this contract. We also have one contract to develop oil tank farms at Triconomalee port, which is a very important port. फिर we are also won the contract to develop a thermal power plant at Sempur at near Triconomalee only. ठीक है. Apart from that, हम काफ़ी military and naval exercises भी conduct करते हैं श्रीलंका के साथ. military exercise है मित्र शक्ति, naval exercise है Slynex, I think, yeah. This is Mitra Shakti and this is Slynex, and we are trying to provide security and maritime protection to Sri Lanka also. So you can understand that we are trying to increase our influence and presence in the country. Similar lines पे ही हमारी cooperation या हमारी ties चलती हैं with Mauritius, Seychelles, Maldives. We are trying to protect the economic interests, we are trying to protect their maritime interests, we are trying to set up infrastructure in these countries जिससे उनकी naval surveillance हम बढ़ा सकें. ठीक है. Apart from that, we are also helping them out in times of need, like during COVID. Mission Sagar 1, Mission Sagar 2 में we try to help out these countries by providing them medical assistance and also providing them with vaccines, right? तो ये सब तरीके से we are trying to build our sphere of influence in the region to counter China and to emerge as a predominant part of the region, right? So with this, I bring this topic to a close. I hope you understood what Sagar Doctrine is, उसका major aim क्या है, उसके objectives क्या हैं, उसके peripherals क्या हैं, and उसके क्या uses है India को. I've also explained it with in operation with an example of Sri Lanka. With this, I think you can relate how this Sagar Doctrine operates in other countries as well. ठीक है. Please leave your comments and questions in the section below. I will reply to each and every comment. And also do remember to subscribe for the channel and hit that bell icon next to it so that whenever I upload a new video, you are notified. And do like the video. Thank you so much for your patience and listening.